पिछले 1 हफ्ते से एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया है। वो एप्लीकेशन न जाने कब किसको एक्सपोज़ कर दे और वो एप्लीकेशन लॉन्च किया है एलन मस्क की कंपनी एक्स। एक्स यानी ट्विटर। ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया और उसी एक्स पर एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ग्रोक। ग्रोक एआई वो इतना खतरनाक है कि उसने अपने आविष्कारक यानी एलन मस्क को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ग्रोक का कोई भी आंसर अपने आप में स्पष्ट रूप से एलन मस्क की पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये एक ऐसा एआई चैटबॉट है जो अब तक पिछले समय से जितने एआई चैटबॉट इस्तेमाल किए जा रहे थे उन सब से थोड़ा इतर है, थोड़ा डिफरेंस है। इससे पहले सभी लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते थे, जेमिनी का इस्तेमाल करते थे और फिर अभी चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया था। डीप सीक टोटली चाइना के कंट्रोल्ड में है। डीप सीक पर अगर आप कोई भी सवाल सी जिनपिंग के अगेंस्ट या फिर चाइना या फिर ताइवान तिब्बत मसले पर पूछते हैं तो वो सीधे आपको डिनाई कर देता है कि इस तरीके का कोई जवाब उसके पास नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनी की तरह ही ये जो ग्रोक 3 है ये बिल्कुल खुले दिल का इंसान नजर आ रहा है। ये एक ह्यूमर बेस्ड एआई चैटबॉट है जिसमें स्पष्ट रूप से आपके सभी सवालों का जवाब मिलता है और इसने ऐसा तहलका मचाया है कि पहले तो इसने भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी आरएसएस आइडियोलॉजी को कटघरे में खड़ा किया। बाद में इस चैट पर अचानक से भूचाल आ गया जब इसने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया और आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया। आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट माने तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर ग्रोक के सामने खड़ी हुई है, यानी एलन मस्क के सामने खड़ी हुई है। वह इस बात की जांच करने में जुटी है कि यह जो ऐप है ग्रोक 3 ये आईटी 2021 यानी इंटरमीडिएट नियम 2021 का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसको सेफ हार्बर इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है और अब तो इससे यह डर लगने लगा है कि सेफ हार्बर इम्यूनिटी को खत्म तो नहीं कर रहा है। अगर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79(1) के तहत एक्स को थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी एक्स पर कोई भी कंटेंट अगर कोई भी यूजर डालता है और वो कंटेंट किसी भी तरह से अगर किसी भी उल्लंघन को करता है तो उसका जिम्मेदार एक्स नहीं होगा बल्कि यूजर होगा। इसी को सेफ हार्बर इम्यूनिटी बोलते हैं। अब अगर इस तरीके का कोई उल्लंघन एक्स की तरफ से होता हुआ नजर आएगा तो एक्स पर सीधे तौर पर मुकदमों की बारिश हो जाएगी। ग्रोक का रिस्पॉन्स सीधे सीधे एलन मस्क की अपनी आइडियोलॉजी को, अपने आइडेंटिफिकेशन को मार्क करता दिख रहा है। तो आज के दौर में मोदी सरकार और एलन मस्क ग्रोक को लेकर के आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि ग्रोक का जवाब एक ह्यूमरस जवाब होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सरल और आसान भाषा में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और यह आपको जवाब किस तरह से देगा। चूंकि बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बड़े ही बेहुदे और बड़े ही विवादित तरीके से लोग सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे ही एक यूजर ने ग्रोक से पूछा, क्या सोनिया गांधी कभी बार डांसर थी और बार में डांस करती थी? सीधे तौर पर ग्रोक का एक जवाब आया कि सोनिया गांधी न कभी बार में काम करती थी, न कभी बार में डांस किया। हाँ, वो एक रेस्तरां में जरूर काम करती थी। इसके बाद किसी दूसरे यूजर ने पूछा कि क्या देश की आजादी में आरएसएस का एक महत्वपूर्ण योगदान था? ग्रोक का जवाब आया कि आरएसएस का योगदान देश की आजादी में ना के बराबर था। दूसरा, एक सावरकर और नेहरू को लेकर के जिस तरीके का वाद विवाद इस देश में हमेशा से होता आ रहा है, इसी तरीके का एक सवाल भी पूछा एक यूजर्स ने कि क्या सावरकर एक ऐसे इस देश के नेता हुए, इस देश के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी? इसका जवाब ऐसा आया ग्रोक की तरफ से कि एक भूचाल सा आ गया और आरएसएस आइडियोलॉजी के लोगों के लिए यह डाइजेस्ट कर पाना काफी मुश्किल था। ग्रोक का जवाब था कि सावरकर एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो 60 रुपए प्रतिमाह की पेंशन भी लेते थे अंग्रेजों से और कई बार उन्होंने माफीनामा लिखा अपनी तरफ से। दूसरा, एक आरएसएस आइडियोलॉजी के व्यक्ति ने ग्रोक से सवाल पूछा, क्या सरदार भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो महात्मा गांधी ने कोई कोशिश की सरदार भगत सिंह की फांसी रोकने की? ग्रोक का जवाब था
कि महात्मा गांधी इस विषय में कई बार वायसराय से मिले और बहुत सारी कोशिशें की, मगर दुर्भाग्य ये रहा कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रोकने में सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि एक यूजर्स ने पूछा कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने वाला दुनिया का कौन व्यक्ति है? तो ग्रोक ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के, उसने अपने ही क्रिएटर एलन मस्क का नाम ले लिया। एलन मस्क ने यह सुनते ही, जब एलन मस्क से पूछा गया तो एलन मस्क ने कहा कि ग्रोक पागल हो गया है। यानी ग्रोक के ऊपर इस तरीके की पक्षपातपूर्ण रवैये का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ग्रोक किसी एक पक्ष का ऐप नहीं है। शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि ग्रोक कांग्रेस समर्थित बयानबाजी कर रहा है, लेकिन बाद में उसने कांग्रेस के भी नेताओं को भी घेरा, आरएसएस आइडियोलॉजी, बीजेपी के नेताओं को भी घेरा, यहाँ तक कि अपने क्रिएटर को भी घेरा। ट्विटर का इंडिया में कम महत्व है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा महत्व है। ट्विटर की वजह से अमेरिका में सत्ताएँ भी बदल सकती हैं। लेकिन अब वही ट्विटर जब से एक्स बना है, एलन मस्क ने खरीदा है, एक नया मोर्चा एक्स पर ग्रोक ने खोल दिया है। अगर ग्रोक पर आप कोई भी साइंटिफिक बेस्ड सवाल पूछते हैं, हिस्टोरिकल बेस्ड सवाल पूछते हैं, जिसका कोई भी साक्ष्य इतिहास में, कंप्यूटर में मौजूद है, उसका जवाब ग्रोक इतनी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देता है जो वाकई आपको हैरान कर देगा, आप किसी भी आइडियोलॉजी के लिए फॉलो करने वाले लोग हों। लेकिन आपका सवाल साइंटिफिक होना चाहिए, हिस्टोरिकल होना चाहिए, यानी तथ्यपूर्ण होना चाहिए। अब अगर इस विषय पर भी थोड़ा आसान शब्दों में बात किया जाए कि ग्रोक के पास इतना सारा डेटा आया कहाँ से? ग्रोक आपके इतने सारे सवालों का जवाब देता क्यों है? ग्रोक सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है कि अगर आप ग्रोक से भद्दी भाषा में बात करते हैं, गाली-गलौज की भाषा में बात करते हैं, तो ग्रोक आपको उसी भाषा में बात करता है। आपको यूँ लगेगा कि इस ग्रोक ऐप के पीछे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति आपकी भाषा को अंडरस्टैंड करते हुए आपकी भाषा में आपको जवाब दे रहा है, यूँ लगता है और लगता भी कुछ ऐसा ही है। अगर ग्रोक पर आपने गाली लिखी है, तो आपको आंसर भी गाली का मिलेगा। अब ये बात करेंगे कि ग्रोक के पास इतना डाटा आता कहाँ से है, जो तार्किकतापूर्ण है, जो सत्यतापूर्ण है और जो ट्रूथफुलनेस की मिसाल बना हुआ है। यानी यूनिवर्सल कंटेंट बेस्ड ट्रूथफुलनेस का एक ऐसा एप्लीकेशन आ गया है कि जो लोगों को चौंका रहा है। उसको सीधे-सीधे ट्विटर से जोड़ा गया है। यानी ट्विटर जब से लॉन्च हुआ है, तब से लेकर के पूरी देश दुनिया के अंदर अब तक जिस विचार में, जिस विषय में, जिस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी लिखा गया है, जितने भी कंटेंट उस पर लिखे गए हैं, उन सब का एक डेटा तैयार करके ग्रुप के भीतर सेव हो चुका है। बिना किसी की अनुमति के एलन मस्क ने उस डेटा को ग्रुप को प्रोवाइड करा दिया है। अब जैसे ही आपका कोई एक सवाल जाता है, ग्रोक पूरा स्टडी करता है, उसके पास जितना भी डेटा अवेलेबल है और इसके अलावा ग्रोक की अपनी एक लंबी चौड़ी इंजीनियर्स की टीम है। वो पूछने पर बताते हैं कि उनके पास एक विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है, जो उन्होंने पूरी दुनिया से जुटाया है। वो चाहे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का हो, चाहे हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य का हो, चाहे वो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य का हो, चाहे वो किसी भी लीडरशिप के विषय में हो या दुनिया की किसी भी संबंध का कोई भी आपका सवाल हो, हर विषय की, हर विषय वस्तु की जानकारी प्रॉपर तरीके से उस ग्रॉक के भीतर डाली गई है, ताकि आपका जैसे ही कोई सवाल ग्रॉक के माध्यम से पूछा जाता है, ग्रॉक एनालिसिस करता है, ग्रॉक तथ्यात्मक डेटा तलाशता है और उसको अपनी भाषा में आपके आगे प्रस्तुत करता है। यह है ग्रोक। अब इस ग्रोक को इस्तेमाल करते-करते आप भी एक बार ट्राई कीजिए और आपका अपना अनुभव क्या निकल करके आता है, द रियल टॉक शो के चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी द रियल टॉक शो के वीडियोज को ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर द रियल टॉक शो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।